हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है? क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट टॉपिक है। आज हम इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसका एक वन शॉट कंप्लीट यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे चैप्टर का जो नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जानदार चीजें, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब ऑर्गेनिज्म में हम किस किस चीज को ले रहे हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई को ले रहे हैं। ठीक है, किसमें? ऑर्गेनिज्म में ले रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये भी जानदार चीज की हम बात करते हैं, लिविंग चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी। लेकिन कुछ ऐसी लिविंग चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं जो हमें नजर नहीं आती, उनको हम नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। यानी ऐसी लिविंग चीजें, ऐसी जानदार चीजें जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, इतना छोटा जिसको हम अपनी आंख से देख नहीं सकते। अगर आंख से नहीं देख सकते तो आप बोलेंगे सर अगर आंख से नहीं देख सकते तो हमने फिर इनको देखा कैसे? तो बच्चों, इसको देखने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, यानी या तो हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे या कुछ शीशों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी देख लेते हैं। अब हमारे पास यहां पर आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है। तो हमारी बुक में दिया है कि 4 मेन कैटेगरी है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये क्या है? सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या बोल रहा हूं बच्चे, मेरी तरफ ध्यान देंगे। ये चारों क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर वायरस कहां चला गया? हमारा वायरस कहां चला गया? तो बच्चों, जो वायरस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। लिविंग चीज वो होती है जिसका जिस्म जो है वो सेल का बना हो, जिसकी बॉडी किसकी बनी हो? सेल की बनी हो। लेकिन वायरस की बॉडी जो है वो सेल की बनी नहीं है। अब वायरस के पास क्या होता है? वायरस के पास 2 चीजें होती है, एक प्रोटीन होता है और एक जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी वायरस के जिस्म के बाहर प्रोटीन की एक कवरिंग होती है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए या आरएनए। जब तक वायरस बाहर हवा में है तो वो नॉन लिविंग है, जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा वो लिविंग हो जाएगा। तो वायरस को खुद को जिंदा रखने के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए लिविंग चीज के अंदर जाना पड़ता है। अब इसको जिंदा रहने के लिए इसको वाटर चाहिए होता है, हाइड्रेटेड मीडियम चाहिए होता है। तो वायरस प्लांट के अंदर भी चला जाता है, वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी चला जाता है, वायरस एनिमल के अंदर भी चला जाता है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर भी चला जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर आते ही वो क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इतना समझ में आ गया कि वायरस के पास सिर्फ 2 चीजें हैं, एक वायरस के पास प्रोटीन है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड है। और ये न्यूक्लिक एसिड हो सकता है डीएनए, हो सकता है आरएनए। यानी कोई भी वायरस, उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। जैसे कोरोना वायरस का आपने नाम सुना, वो आरएनए वायरस है। एड्स वायरस है, वो आरएनए वायरस है। तो खतरनाक होते हैं वायरस, बैक्टीरिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब वायरस के अंदर भी कुछ लिविंग खासियत होती है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम बोल रहे हैं कि वायरस में कुछ जिंदा चीजों की तरह खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली बात कि वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। ये हम लिविंग चीजों के अंदर भी होता है, मेरे अंदर भी न्यूक्लिक एसिड है, प्लांट्स में भी है, बैक्टीरिया में भी, लेकिन वायरस में भी न्यूक्लिक एसिड है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक इसके पास लिविंग की है। दूसरा कि जो वायरस होता है होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी वायरस को पता होता है मैंने किस पे अटैक करना है। अगर वायरस को पता होता है मैंने किस पे अटैक करना है, मैंने एनिमल पे अटैक करना है, प्लांट पे करना है, किसी इंसान पे करना है, तो ये वायरस को पता होता है। वायरस किसी की बॉडी के अंदर जाके उसको ये पता होता है मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमारा डीएनए मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, हमारा जब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, एक प्रोसेस है। वायरस क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई कर सकता है। अब वायरस के पास नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन सा है? पहली बात कि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, क्योंकि हमने कहा लिविंग चीज वो होती है जिसकी बॉडी किसकी बनी हो? सेल की बनी होती है। और सेल के अंदर जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म जो है वायरस के अंदर नहीं होता, तो इससे पता चलता है कि वायरस के पास नॉन लिविंग कैरेक्टर भी है। तो फाइनली वायरस ना तो लिविंग है
ना ही नॉन लिविंग है, बल्कि कुदरत का बनाई हुई एक ऐसी क्रिएचर है जो लिविंग चीज को नॉन लिविंग को लिविंग के साथ जोड़ने का काम करती है। बच्चा इधर समझ में आ गया? अब आप सभी ध्यान देंगे, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी कहां कहां पाए जाते हैं? तो पहली बात, हॉट स्प्रिंग, ग्लेशियर, डिजर्ट, मार्शी लैंड, बॉडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, इनके अंदर ये पाया जाता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया आपको उबलते हुए पानी में भी मिलेगा। कई पानी के ऐसे चश्मे दुनिया में मौजूद हैं जो जिनमें बैक्टीरिया होते हैं, यानी उबलते पानी में भी बैक्टीरिया मिलेगा। आपको जमी हुई बर्फ के अंदर भी बैक्टीरिया मिलेगा, आपको मिट्टी में भी बैक्टीरिया मिलेगा, आपको दलदल वाला हिस्सा जो एरिया होता है जहां बहुत ज्यादा कीचड़ होता है, जैसे धान की खेत है, वहां भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा, आपको रेगिस्तान में बैक्टीरिया मिलेगा, आपको किसी प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा। तो अगर हम एक चम्मच मिट्टी का लेते हैं, उसमें बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, अरबों खरबों की तादाद में बैक्टीरिया होती हैं। तो इस पूरे दुनिया में, इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या है? बैक्टीरिया। पर हमें नजर नहीं आते। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको कि बैक्टीरिया कहां कहां होता है? इसी तरीके से बच्चों, चाहे फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, एल्गी हो, ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अब बैक्टीरिया किस जगह आपको नहीं मिलेगा? आग में बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, डिस्टल वाटर में आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी हर जगह पर बैक्टीरिया होता है। अब हमारा जो ये चैप्टर है, हमें ये पता है जब भी कोई इंसान बीमार होता है, हमारे प्लांट में बीमारियां लग जाती हैं, हमारे जानवर बीमार हो जाते हैं, तो हमारे जहन में एक चीज आ जाती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बुरे हैं, क्योंकि ये हमें बीमार कर रहे हैं, हमारे जानवर को बीमार कर रहे हैं, हमारे पौधों को बीमार कर रहे हैं। यहां तक कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट मर जाता है, जानवर मर जाते हैं और इंसान भी मर सकता है। तो क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं? क्या सभी खतरनाक हैं? सबसे नुकसान पहुंच सकता है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे आंखों से नजर नहीं आते, हमने उनको ढूंढा, आइडेंटिफाई किया और आज हम उनसे बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, कर्ड। कर्ड का मतलब क्या है? दही। वेरी गुड। कर्ड का मतलब क्या है बच्चों? दही। तो आपको पता है दही किससे बनेगा? दही बनता किससे? दूध से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध से दही कैसे बन जाता है? तो दूध से दही बनता है एक बैक्टीरिया के कारण। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। हम क्या करते हैं, पहले दूध लेते हैं, उसको 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, उसके बाद उसको उतारने के बाद 40 से 50 डिग्री के आसपास उसको ठंडा करेंगे, फिर उस दूध में हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं, 1 चम्मच। उस 1 चम्मच दही में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही आप दूध में बैक्टीरिया डालोगे, उससे क्या होगा? वो बैक्टीरिया दूध के अंदर जो शुगर पड़ी होती है उसको खाना शुरू कर देता है। दूध मीठा होता है ना, दूध के अंदर एक शुगर होती है, एक चीनी जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। तो दूध का जो शुगर है उसको कौन खाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दूध को खाना शुरू करता है, उसके शुगर को खाना शुरू करता है, अपने जिस्म से एक एसिड रिलीज करता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड दूध को तब्दील कर देता है किसमें? दही में। तो हमें पता चला कि दूध से ये जो दही बनता है, इसको बनाने में किसका रोल है भाई? बैक्टीरिया का। तो ये बैक्टीरिया हमें यहां फायदा दे रहा है कि नहीं? तो बैक्टीरिया से दूध भी बन रहा है, बैक्टीरिया से हम अपना पनीर भी बना सकते हैं। दूसरा है बेकरी। बच्चा, आपने बेकरी खाई है, आपने केक खाया है, पेस्ट्री खाई है, कचौरी खाई है ना? तो ये जो हमारी बेकरी होती है जिसमें हमारा ब्रेड भी बनता है, इसमें हम फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। हम यहां पर बोलते हैं कि यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट एक फंजाई है। तो हम क्या करते हैं, बेकरी वाले क्या करते हैं, वो आटे को गूंथते हैं और उस आटे को गूंथने के बाद उस आटे में वो फंजाई का पाउडर डाल देते हैं, और फंजाई जब आटे में जाती है, वो आटे के अंदर जो ग्लूकोज है, जो आटे के अंदर जो शुगर है, उसको खाना शुरू कर देते हैं। फंजाई जब आटे में जाएगी करेगी क्या भाई? फंजाई जब आटे में जाएगी, वो आटे के अंदर मौजूद जो शुगर है उसको खाएगी। अब जब उसको खाती है
तो बदले में यहां पर दो चीजें बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे के अंदर बनेगी, उससे आटा क्या करना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा। क्या क्या करना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा। जब भी आप किसी आटे को गूंदने के बाद उसमें फंजाई का पाउडर डाल दोगे, यीस्ट का पाउडर डाल दोगे, वो आटा कुछ घंटों के बाद फूलना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो हम चाहते हैं हमारी बेकरी फूली हुई नजर आए। तो पता चला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बेकरी के अंदर भी होता है। उसके बाद बच्चे आते हैं मेडिसिन, दवाइयां बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। याद रखना, बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाती हैं, दवाइयां बनाती हैं। यहां पे एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर हमारे जिस्म में कोई खतरनाक बैक्टीरिया आ गया जिससे हमें मरने का खतरा है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी हम बैक्टीरिया और फंजाई के जिस्म से केमिकल को निकाल के ही बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक वो दवाई होती है जो बैक्टीरिया के खिलाफ यूज की जाती है। अगर आपको कोई कोल्ड हो गया हो या आपको इन्फ्लुएंजा जुकाम हो गया हो, इसके लिए कभी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयां वायरस के ऊपर असर नहीं करती, वो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर असर करती। और याद रखना एक चीज यहां पर एंटीबायोटिक्स के बारे में, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस पूरी दुनिया में इससे पहले दो बड़े जंग हो चुके हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी जब वर्ल्ड वार का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के मुल्क जो है वो एक साथ जो है एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ते हैं, पूरी की पूरी दुनिया जंग में उलझी होती है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान क्या होता था, जब किसी फौजी को कोई गोली लग जाती थी, किसी बम के कारण जख्मी होता था, तो मिट्टी में एक बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया उनके जख्म के अंदर घुस जाता था, जिससे क्या होता था कि वो जख्म ठीक नहीं होता था। फाइनली उन आर्मी के जवानों की टांगे या बाजू काटनी पड़ती थी। और फिर ये कहा गया साइंटिस्ट लोगों से कि भैया इस बैक्टीरिया के खिलाफ आप कोई दवाई बनाएं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था जो अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वो उस बैक्टीरिया के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिस बैक्टीरिया की वजह से टांगे या बाजू खराब हो रहे थे। साथ ही साथ वो एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक फंजाई के ऊपर जिसका नाम था पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब वो क्या कर रहा था, उसके पास वो रोज ब्रेड को मंगवाता और उस ब्रेड के ऊपर फंजाई ग्रो कराता। मैंने आपको बताया था ना कि फंजाई को अगर ग्रो कराना है तो आप अपने घर में ब्रेड रख दें गीला करके, या आटे को रख दें। कुछ दिन के बाद आपको व्हाइट कलर का ऊपर आपको धागे नजर आएंगे, वो है फंगस, वही है फंजाई। तो इसी तरीके से ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो करता था, है ना, तो फंगस ग्रो कर जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि फंगस को वो एक अलग ट्रे में ग्रो कराता था, बैक्टीरिया को अलग ट्रे में ग्रो कराता था। तो एक दिन फंगस वाला जिसमें वो फंजाई को ग्रो करता था, उस ट्रे को उसने अच्छे से नहीं धोया और अपने बैक्टीरिया को उस फंजाई वाले ट्रे के अंदर शिफ्ट कर दिया। दूसरे दिन आके देखा कि उसकी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया मर चुके थे। तो इसे लग गया कि मेरे इस बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं मारने का काम इस फंजाई ने किया है। इस फंजाई ने अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज किया जिससे मेरे बैक्टीरिया मर गए। बेसिकली दोनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग थे, लेकिन बाई चांस ये डिस्कवरी हो गई और इससे एक एंटीबायोटिक की खोज हुई जिसका नाम था पेंसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं ये फंजाई और बैक्टीरिया की बॉडी से ही बनाई जाती हैं। आप हमेशा याद रखना, मिट्टी में अगर एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अपनी उस जमीन के लिए जंग लड़ता है, वो अपनी बॉडी से केमिकल को सिक्रीट करके दूसरे को मारता है। जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने उसी बैक्टीरिया की बॉडी से वो केमिकल निकाल के एंटीबायोटिक दवाइयों को बना दिया। इतना क्लियर है बच्चों? आगे आते हैं अल्कोहल। शोर नहीं कोई करेगा, मैं सबको देख रहा हूं। अल्कोहल, शराब बनाने के लिए भी फंजाई का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? फंजाई का इस्तेमाल होता है। अब शराब या अल्कोहल बनती किससे है? इसके लिए हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, मक्की का इस्तेमाल करते हैं, गन्ने का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, अंगूर या कोई और फ्रूट उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है, एक बर्तन लिया जाता है, उसमें अंगूर डाल दिए जाते हैं और उसके बाद उसमें यीस्ट पाउडर डाल दिया जाता है, यीस्ट डाल दिया जाता है।
तो वो यीस्ट क्या करती है, उस अंगूर के अंदर के शुगर को खाना शुरू करती है, उस शुगर को खाना शुरू करती है और उस शुगर को बाद में कन्वर्ट करती है अल्कोहल में। किसमें? अल्कोहल में। अगर आपने गेहूं डाला है, गेहूं के अंदर के शुगर को कौन खाएगा? फंजाई। और उसको कन्वर्ट किसमें करेगी? शुगर को खाने के बाद वो किसमें कन्वर्ट करेगी? उसको अल्कोहल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अगर शुगर कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल में, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फर्मेंटेशन। जब भी अल्कोहल शुरू में बनती है, इमीडिएट उसको मार्केट में उतारा जाता है, वो हमारा बियर होता है या वाइन होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर उस शराब को और ज्यादा खतरनाक बनाना है कि ज्यादा नशा आए, उसके बाद एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, यानी शराब को गर्म किया जाता है, उसमें से पानी को उड़ाया जाता है। ठीक है, पानी नहीं, उसमें से अल्कोहल को पहले उड़ाया जाता है, जो उड़ रही होती है उसको इकट्ठा करके, तो उसको जो है उस तरीके से बॉटल्स में इकट्ठा किया जाता है। और कई बार इसको ओक, एक लकड़ी का एक बर्तन होता है, उसमें रख दिया जाता है कई सालों तक। उससे ये शराब और ज्यादा जो है उसका फ्लेवर और उसकी स्ट्रांगनेस जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन उतना आपको यहाँ पे नहीं देखना। उसके बाद आता है बच्चे सॉइल फर्टिलिटी। हम अपनी फसलों को मिट्टी में उगाते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? अब प्लांट हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पा रहा, हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, प्लांट नहीं ले पा रहा। प्लांट नहीं ले पा रहा तो प्लांट को नाइट्रोजन फिर मिलेगी कैसे? मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो पहले क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है, हवा से नाइट्रोजन लेता है, और इस नाइट्रोजन को खुद लेने के बाद प्लांट को देता है, और बदले में प्लांट से खाना ले लेता है। तो पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया है, वो मदद कर रहा है प्लांट को नाइट्रोजन देने में। उसके अलावा और भी हमारे पास बैक्टीरिया है, जिसमें नॉस्टॉक है, एनाबीनिया है, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं। एक चीज यहां पे कई बार आपकी बुक में लिखा है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इस पे थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। ब्लू ग्रीन एल्गी, आप बच्चों ने ये नहीं सोचना कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है, शायद ये एल्गी है, एल्गी प्लांट है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक बैक्टीरिया है। पहले हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे पुराने टाइम में, क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके पास क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली थी, क्लोरोफिल बना रहा था, आज भी बनाता है। तो हमने सोचा कि ये शायद कोई एल्गी ही है, लेकिन आज हमें पता चला ये एक बैक्टीरिया, इसलिए हम इसको नाम देते हैं साइनो बैक्टीरिया। किताब में लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, कंफ्यूज नहीं होना। ब्लू ग्रीन एल्गी इन रियलिटी इट इज बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक अलग से क्वेश्चन आएगा यहां पर, लेकिन आपको याद रखना है कि प्लांट डायरेक्ट हवा से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता भैया, उसको अगर चाहिए तो उसको मिट्टी से मिलेगी, और मिट्टी से उसको देने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? एक चीज ये भी याद रखनी, अगर दुनिया में प्लांट मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है, जानवर मर जाता है, उसकी बॉडी को खत्म करने का, साफ करने का काम कौन करता है? इस कचरे को साफ करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई। अगर एक इंसान मर गया, कब्र में डाल दिया, और उसकी बॉडी को कुछ दिनों के बाद बैक्टीरिया और फंजाई पूरी तरीके से खा देंगे, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचेगा। कोई भी, अगर कोई एनिमल मर जाता है, आप उसको फेंक देते हो, कुछ दिन के बाद उसका ढांचा बचता है, गोश्त खत्म हो जाता है। कौन खा रहा है इसको? बैक्टीरिया और फंजाई। अगर कोई पेड़ काट के आपने फेंक दिया और उस पेड़ को ऐसे ही पड़ा रहने दिया कई साल तक, तो धीरे धीरे वो भी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। उसको, उसके ऊपर कौन काम कर रहा है? कौन उसको खा रहा है? बैक्टीरिया और फंजाई। दिख नहीं रहे, कचरे को साफ करने का काम इस दुनिया में कौन कर रहा है बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, बैक्टीरिया कर रहा है, हमारा फंजाई कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एक डेफिनेशन आती है, डिजीज क्या होता है? डिजीज का मतलब हो गया बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण हमारे जिस्म का कोई एक हिस्सा, एक ऑर्गन, एक से ज्यादा ऑर्गन या पूरे का पूरा ऑर्गन सिस्टम को अगर नुकसान पहुंचता है। क्या बोला मैंने? डिजीज का मतलब कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण हमारे जिस्म का एक ऑर्गन या दो ऑर्गन या पूरे का पूरे ऑर्गन सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, और उसके बाद हमारा जिस्म कोई निशानियां जाहिर करता है, सिम्टम जाहिर करता है, उसको हम बोलते हैं डिजीज। ठीक है, मान लीजिए हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया कॉलरा का, और बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद हमें वोमिटिंग शुरू हो गई, लूज मोशन शुरू हो गए,
तो इसमें हमारा स्टमक भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी एक ऑर्गन है, तो पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, है ना। लेकिन जब तक निशानी जाहिर नहीं होगी तब तक पता नहीं चलता। एक चीज याद रखें बच्चा, ऐसा नहीं है कि एक वायरस बॉडी के अंदर घुस गया या एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया घुस गए तो हम बीमार हो जाएंगे, इन्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। इसकी कुछ मिकदार होती है कि इतनी क्वांटिटी में बैक्टीरिया अंदर जाना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में वायरस बॉडी के अंदर जाना चाहिए। वायरस और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुसते ही एकदम हमें बीमार नहीं करते, एकदम हमें बीमार नहीं करते। जब वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं। नंबर को बढ़ाने के लिए वो 10 दिन का टाइम ले सकते हैं, 1 महीने का वक्त भी ले सकते हैं और 1 साल का वक्त भी ले सकते हैं। ये जो पीरियड है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया और अपने आप को मल्टीप्लाई किया, ये अंदर जाने से लेके सिम्टम जाहिर होने वक्त तक का जो वक्त होता है इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर कुछ ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हमारे बुक्स के अंदर एक टेबल बना है। तो आप बुक के अंदर देखना, एक टेबल बना है, उसमें इंसान से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं। इन बीमारियों का ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, इनमें आपको बच्चों क्या पढ़ना है, बीमारी का नाम याद होना चाहिए। ये बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, फंजाई से हो रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और किन चीजों से हो रही है और बचने के लिए क्या करना। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, इसको शॉर्टकट में टीबी की बीमारी भी कई लोग बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरिया से होती है और ये लंग्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट करती है। लंग्स इवन की जख्मी हो जाता है, ब्लड भी आता है समटाइम और लंग्स में पानी भी भर जाता है। तो दूसरी है मीजल। मीजल को हम अपनी जुबान में बच्चा बोलते हैं खसरा। इसमें गुलाबी रंग के दाने जिस्म पे आ जाते हैं। अगर जिस बच्चे को ये हो जाए उस बच्चे को लाइट से डर लगता है, रोशनी से डर लगता है। एक बार लाइफ में हो जाए फिर ये बीमारी आपको कभी दोबारा नहीं होगी। चिकन पॉक्स, इसमें भी बॉडी के ऊपर दाने आ जाते हैं लेकिन ये वायरस से हो रही है। पोलियो, ये भी वायरस से होती है बीमारी। पोलियो हमारे जिस्म के नसों पे इफेक्ट करता है। पोलियो का वायरस किस पे इफेक्ट करता है? नसों में। बच्चा, पोलियो की जो बीमारी है ये बच्चों में ज्यादा होती है, छोटे होते ये बॉडी के अंदर वायरस चला जाता है। तो अब जो मैं ये बात कर रहा हूं ध्यान देंगे आप इधर। ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में कहां से आ जाएगा? हवा के जरिए। अगर किसी आदमी को टीबी लगी है और आप उसके पास बैठ गए, उसने कोई नीच मारी, सांस छोड़ा, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा। खसरे के केस में भी यही सेम है। चिकन पॉक्स के केस में हवा के जरिए भी से और कांटेक्ट। अगर किसी एक आदमी को चिकन पॉक्स हुआ है, अगर वो किसी दूसरे आदमी को छूता है, उसके साथ हाथ लगाता है, टच करता है, तो उसको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। यानी छूने से भी ये वायरस दूसरे में चला जाता है। पोलियो के केस में एयर एंड वाटर, अगर किसी आदमी बच्चे को पोलियो हुआ उससे दूसरे में ये वायरस जाने के पूरे चांसेस हैं। और जो गंदा पानी पी लिया, ऐसा पानी पी लिया जिसके अंदर पोलियो का वायरस था, वो हमारी बॉडी के अंदर आसानी से आ सकता है। ये जो हमारे पास 4 बीमारियां हैं बच्चा, इसमें याद रखना है, जिस भी घर में जिस बंदे को ये बीमारी लग गई उसको घर में बाकी लोगों से अलग रखना है, उसके खान पान का सिस्टम अलग रखना है। और साथ ही साथ आजकल वैक्सीन, टीका बना हुआ है और अगर वो टीका लग जाए तो इंसान उससे बच जाता है। आज जब भी कोई बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, इमीडिएट उसको जो है ये टीके लग जाते हैं ऑलरेडी। और टीके लगने के बाद अगर ये वायरस उसकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको नुकसान नहीं होता। कालरा बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है। अगर हम कोई गंदा खाना खा ले, गंदा पानी पी लें, यानी ऐसा खाना खा लिया जिसमें वो बैक्टीरिया मौजूद था, उससे हमें लूज मोशन लग जाएंगे। ठीक है, सारा खाना जो है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता कैसे है? वाटर से और फूड से, गंदा खाना और गंदे पानी से। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ये भी गंदा पानी पीने से हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो टाइफाइड का मतलब होता है बुनियादी बुखार। इस केस में इंसान को बुखार होता है। इन दोनों कंडीशन में, कॉलरा टाइफाइड भी कंडीशन में, आपको अपने बर्तनों को अच्छे धो के रखना है, साफ पानी पीना है, साफ खाना खाना है, अपने हाथ को अच्छे से धोना है। तो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना, तो ये 2 बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक बीमारी, हो किससे रही है? वायरस से। ये जो जॉइंटिस है हमारा, जॉइंटिस पीलिया, हेपेटाइटिस, आप एक जॉइंटिस की किस्म ही समझ लीजिए, इसमें बहुत सी टाइप्स होती हैं। हेपेटाइटिस में क्या होगा? आंखें येलो हो जाएंगी, स्किन येलो हो जाएगी, लीवर सूज जाता है बच्चों। तो इसमें भी यही माना जाता है कि कोई गंदा पानी पी लिया, जिस पानी के अंदर हेपेटाइटिस वायरस था, हमारी बॉडी के अंदर आ गया। तो खास तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, आपको अपने खाने को और अपने पानी को ढक के रखना है, क्योंकि हाउस फ्लाई एक ऐसा कीड़ा है
एक ऐसा इंसेक्ट है जो कई बैक्टीरिया, वायरस और कई ऑर्गेनिज्म के अंडों को भी, वहां पर इंसेक्ट्स के अंडों को भी लाके वहां पे छोड़ सकता है, और वो छोड़ता भी है, जिससे इंसान बीमार हो जाता है। मलेरिया। अब आते हैं मलेरिया पे। बच्चों, मलेरिया क्या है? मलेरिया के केस में बुखार होता है, बहुत खतरनाक बुखार होता है, और मलेरिया एक बीमारी का नाम है, और ये जिस जरासीम से, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है वो एक प्रोटोजोआ है। अभी हमने कैटेगरी पढ़ी थी यहां पर प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से क्या हो रहा है? मलेरिया। मलेरिया एक बीमारी का नाम है जिससे होती है, वो एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है। लेकिन मलेरिया हमें बच्चों तभी होगा, इधर ध्यान देंगे, मलेरिया तभी होगा अगर हमें मच्छर काटेगा। मच्छर अपने मुंह के अंदर ये प्रोटोजोन पैरासाइट लेके आता है, हमें आके प्रिक करता है और अपने मुंह से हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटोजोन पैरासाइट छोड़ देता है। ये पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे खून के सेल्स को और लीवर के सेल को डैमेज करता है, खून की कमी भी हो जाती है, ठीक है, एनीमिया हो जाता है। और इस बीमारी से बचने के लिए भी हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है। फिर हमारे पास एक मच्छर है जिसका नाम है डेंगू मॉस्किटो, एक होता है, उससे हमें, सॉरी, एडिस मॉस्किटो का नाम है एडिस। एडिस मॉस्किटो है, इससे बीमारी हो जाती है डेंगू। सुना होगा आपने किसी को डेंगू हो गया, किससे हो रहा है भाई? एडिस मॉस्किटो से। ये दो मच्छर अलग हैं, ठीक है, मलेरिया वाला मच्छर अलग होता है और जो एडिस मॉस्किटो अलग होता है। तो ये अपने मुंह के अंदर वायरस लेके हमारी बॉडी में छोड़ देता है, बड़ा खतरनाक होता है, इससे डेथ के चांसेस होते हैं। तो बच्चों, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लांट डिजीज। इससे पहले हमने एनिमल डिजीज डिस्कस की, खास तौर पे कि हमारी बॉडी पे, ह्यूमन पे, इंसान पे कौन कौन सा वायरस, बैक्टीरिया जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। और साथ में हमने देखा कुछ इंसेक्ट भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने मॉस्किटो देखा, ठीक है ना, मॉस्किटो मच्छर को देखा, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके आता है। अब हम कुछ प्लांट डिजीज की बात करेंगे, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ डिजीज का नाम याद रखना और किसके द्वारा ये होता है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, बंद गोभी हमारी खराब हो जाती है, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया है, ये डिजीज काज करता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, भाई आलू के ऊपर एक फंजाई का अटैक होता है जिससे आलू की खेती कम हो जाती है, ठीक है, उसकी पैदावार कम हो जाती है, आलू का ग्रोथ रुक जाता है। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड के ऊपर, ठीक है, मस्टर्ड के ऊपर भाई जो हमारे सरसों के तेल का पौधा है उसके ऊपर फंजाई का अटैक हो जाता है। तो ये वो कॉमन बीमारियां हैं पौधों की जो फंजाई के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा होती थी। अगर आपको एग्जाम में हमने पूछा तो आपको इन बीमारी का नाम पूछेंगे और आप ये होती किसके द्वारा है आपने ये बताना। उसके बाद आता है बच्चों फूड पॉइजनिंग। कई बार सुनने में आता है कि फूड पॉइजनिंग हो गया और इतने सारे बंदे मर गए। अब होता क्या है कि जो आपने खाना बनाया है और आपने खाना बना के रख दिया और उस खाने के ऊपर कोई बैक्टीरिया आके बैठ गया और वो बैक्टीरिया उस खाने को खाने के बाद अपने बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करता है, यानी एक खास पॉइजन रिलीज करता है, एक जहर रिलीज करता है। और जब हम वही खाना खाएंगे वो टॉक्सिन, वो जहर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा जिससे हम बीमार हो जाएंगे, इवन यहां तक कि उससे मौत भी हो सकती है। अब बच्चों यहां ध्यान देंगे सभी मेरी तरफ, अगर हमारा खाना बनाने के बाद खराब हो जाता है तो खाने को बचाने के क्या तरीके हैं? मेरी बात समझ रहे हो आप? आपने अभी देखा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे फूड पैकेट के अंदर दालें आ रही हैं, मीट आ रहा है, गोश्त बना हुआ आ रहा है, इवन की पुलाव बने हुए आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक है आपका, जूस है आपका, ये सभी बॉटल्स के अंदर आ रहे हैं। तो इन चीजों को हमें बचाना कैसे है, प्रिजर्व कैसे रखना है? मैंने आपको कल भी कहा था कि हम 10 दिन पुराना पानी नहीं पीते, हम 4 दिन पुरानी दाल नहीं खाते, हम 7 दिन पहले चावल नहीं खाते। क्योंकि जब कोई चीज क्यों नहीं खाते? वो इसलिए नहीं खाते कि जब हमने 4 दिन बाद उसको देखा उसका कलर चेंज हुआ है, उसका स्वाद चेंज हुआ है और उसके अंदर स्मेल आना शुरू हो गई है, ठीक है, बदबू आना शुरू हो गई है। अब ये जो खाना खराब हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया या वायरसेस अटैक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने बैक्टीरिया का रोल आपको ज्यादा बताया। हमने कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिससे हमारा खाना खराब ना हो। एक केमिकल मेथड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा
बाइसल्फाइड, इन दो केमिकल का हम यूज करते हैं। अगर हमने किसी भी खाने वाली चीज को पैक करना, उसके अंदर हम ये डाल देते हैं। इन दो केमिकल की वजह से बैक्टीरिया वहां ग्रोथ नहीं कर सकता और हम उस चीज को पैक करके मार्केट के अंदर उतार सकते हैं। दूसरा है बच्चे प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। आप पीछे वाले बच्चों अपना ध्यान इधर दीजिएगा। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब कुछ चीजों को बचाने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मछली है या गोश्त है तो हम उसके ऊपर नमक लगा देते हैं पूरी तरीके से, है ना। जैसे पूरी तरीके से उसके ऊपर नमक को लगा दिया, और नमक लगाने से क्या होगा, वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अगर आप कोई चीज के अंदर बहुत ज्यादा शुगर डाल देते हो, चीनी का घोल डाल देते हो, उससे भी बैक्टीरिया वहां ग्रो नहीं करेगा। याद रखना, जब भी हम घरों में अचार डालते हैं उसमें तेल भी डाला होता है, उसमें नमक भी डालते हैं। नमक किस बैक्टीरिया को मार सकता है। कैसे? अगर हम किसी चीज में, किसी पानी में बहुत ज्यादा नमक डाल दें, या हमने अचार के केस में तेल में नमक डाला होता है, तो बैक्टीरिया जब नमक वाली जगह पे आता है तो ये नमक बैक्टीरिया के जिस्म से सारे का सारा पानी बाहर निकाल लेता है, जिससे वो मर जाता है। ये याद रखना है। उसकी बॉडी से सारे पानी को बाहर की तरफ खींच लेता है। ये एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहां देखेंगे। लेकिन आप बच्चों को याद रखना है कि नमक बैक्टीरिया को मार सकता है। नमक बैक्टीरिया को क्या कर सकता है भाई? मार सकता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर। हम कई चीजों को तेल में डुबो के रख देते हैं, या विनीगर हो गया सिरका, इसमें डाल देते हैं ताकि वो चीज खराब नहीं हो। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? आप दूध को गर्म क्यों कर रहे हो? क्यों गर्म कर रहे हो? क्योंकि उसमें से क्या मर जाए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए, किसी बैक्टीरिया के द्वारा हमारा दूध खराब ना हो, इसीलिए गर्म करने से भी चीजें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। या हम अपने खाने को फ्रिज के अंदर लगा देते हैं। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर काफी लो होता है, तो पता चला कि कम टेम्परेचर में भी चीजें खराब नहीं होती हैं, और चीजों को गर्म करने से भी वो खराब नहीं होती हैं, तो पता चला इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। स्टोरेज एंड पैकेजिंग। कई बार कुछ चीजों को पैक करने से पहले हम उसमें से सारी हवा को बाहर निकाल देते हैं। अभी आपने देखा होगा मार्केट में काजू बादाम के पैकेट आते हैं, बादाम ऐसे चिपके हुए होते हैं, उसमें से सारी हवा को निकाल दिया होता है। जहां पर अगर हवा रही, अगर किसी कारण वहां हवा रही, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? अब हमारा इसी टॉपिक का लास्ट टॉपिक, इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको कहा कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में 98% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्लांट नाइट्रोजन को हवा से डायरेक्टली नहीं ले सकता। यहां पर प्लांट की मदद करने के लिए आगे आता है बैक्टीरिया राइजोबियम। हमने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें फली लगती है, जैसे मटर वाले प्लांट होते हैं, फली लगने वाले प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट उनको बोलते हैं। उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया रहता है। तो बैक्टीरिया का नाम आपने याद रखना है, क्या नाम है? राइजोबियम। ये नाइट्रोजन को हवा से लेके पौधे को देता है, और पौधे से बदले में क्या करता है? खाना लेता है। उसके बाद नोस्टॉक एंड एनाबीनिया, ये साइनोबैक्टीरिया है, ये दोनों भी बैक्टीरिया। यहां पर जो हमारे पास नोस्टॉक का जो बैक्टीरिया है और ये एनाबीनिया, ये दोनों भी नाइट्रोजन को प्लांट्स को देते हैं। अब नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? नाइट्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन को लेके प्रोटीन बनाता है, प्लांट नाइट्रोजन को लेके क्लोरोफिल पिगमेंट बनाता है, प्लांट नाइट्रोजन को लेके न्यूक्लिक एसिड बनाता है, प्लांट नाइट्रोजन को लेके विटामिन बनाता है। और जब हम किसी प्लांट को खाते हैं, प्लांट से हमको भी ये प्रोटीन मिल जाती है, विटामिन मिल जाती है। तो समझ में आया? जब भी कोई इंसान मर जाएगा, कोई पौधा मर जाएगा, उसकी बॉडी में जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, ये सारी की सारी चीजों से जो एसेंशियल मिनरल, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मिट्टी में वापस चले जाते हैं, और फिर से कोई और प्लांट उनको एब्जॉर्ब करके अपने मशीनरी के अंदर लेके आता है। समझ में आया? इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज सीखी है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, इन दोनों की अगर हम ज्यादा बात करें, ये हमारे फायदे के लिए भी है और नुकसान के लिए भी है। तो फायदे के केस में अगर हम देखें, हमने बड़े बड़े कारखाने लगा दिए, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी, जिससे हम बड़े पैमाने पे फायदा कमा रहे हैं। यानी बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से हमने बड़ी बड़े कारखाने बना दिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना दी, जहां पर हम दवाइयां बना रहे हैं, जहां पर हम एल्कोहल बना रहे हैं, जहां पर हम बेकरी बना रहे हैं, है ना? फायदा है कि नहीं? तो हमने आज एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात की,
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की, ऐसी लिविंग चीज की आज हमने अपने इस लेक्चर में बात की जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो फायदा भी दे रहे हैं और नुकसान भी दे रहे हैं। तो आज मुझे लगता है इस लेक्चर के बाद आपको ये डेफिनेटली पता चल गया है कि हमारी बेकरी बनाने में किसका यूज होता है बच्चों, फंजाई का। दही बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, फंजाई का भी और बैक्टीरिया का। क्लियर है? थैंक यू। जो डिस्कस करने वाले हैं प्लांट डिजीज, इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो इंसानों के ऊपर इफेक्ट करती हैं और उनके लिए कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस और इवन हमने कौन सा प्रोटोजोन का जो रोल है वो देखा। तो आपको यहाँ पर बहुत लिमिटेड याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इन बीमारियों का नाम याद रखना है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ये कैबेज बंद गोभी के ऊपर इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया से होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू के ऊपर फंजाई का अटैक हो रहा है इस बीमारी की वजह से। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, हमारा जो सरसों है वो खराब हो रही है फंजाई की वजह से। तो आपको एग्जाम में इन बीमारियों का नाम आएगा, किसकी वजह से होता है तो आपने ये बताना। इनका डिटेल में इस क्लास में आपको नहीं बताना। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे केसेस में, न्यूज में भी, कि कुछ बच्चे गंदा खाना खाने से मर गए, कुछ लोग गंदा खाना खाने से मर गए। तो गंदा खाना खाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा खाना है वो ढका हुआ नहीं था और काफी दिन का पुराना था और उसके ऊपर बैक्टीरिया आए और बैक्टीरिया ने उस खाने को खाना शुरू किया और अपनी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज किया, जहर रिलीज किया। जब उसी खाने को हमने खाया तो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या हो गया, उसने इफेक्ट किया जिससे हम बीमार हो गए, जिससे हमें लूज मोशन लगी, इवन की फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा मैं आपको पहले भी मैंने कहा है, इस चैप्टर पढ़ने का फायदा यही है कि हमें अपने घर के खाने को और पानी वाली चीजों को या पानी को, दूध को ढक के रखना है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर हमें ये पता चल गया कि खाना खराब करने में बैक्टीरिया और वायरस का, फंजाई का बड़ा रोल है, तो हम खाने को कैसे बचाएंगे। तो खाने को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास केमिकल मेथड। क्या है? केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, दो प्रकार के केमिकल हमारे पास, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो हम इन दो केमिकल्स को उन चीजों में डाल देते हैं जिन चीजों को हमने पैक करके मार्केट में उतारना होता है। तो इन दो केमिकल की वजह से बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वो मर जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। याद रखिए, नमक की वजह से या चीनी की वजह से बैक्टीरिया मर सकता है, फंजाई मर सकती है। तो हम अपने बहुत सारी चीजों को, चाहे गोश्त हो, किसी भी चिकन का हो या कोई फिश हो, उसको हम उसके ऊपर नमक लगा देते हैं। और चीनी का उपयोग हम कई बार मुरब्बा बनाते हैं उसमें डालते हैं, अचार में जो है वो डाला जाता है नमक। तो नमक जो है वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। किस तरीके से? मैंने आपको कहा कि जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया का बॉडी कैसी है, बैक्टीरिया की बॉडी एक सेल की होती है, उसके सबसे बाहर सेल वॉल होता है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में पानी भरा होता है। जब हम कोई नमक डाल देंगे तो ये नमक बैक्टीरिया की बॉडी से सारा पानी बाहर निकाल के ले आता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो याद रखना, बैक्टीरिया को मारने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर, तेल की वजह से या सिरके की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वेजिटेबल, फ्रूट्स और फिश को बचा सकते हैं बैक्टीरिया के अटैक से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? हीट में क्या करते हैं, अगर हम दूध को गर्म करते हैं उससे क्या करना क्या चाहते हैं, दूध को गर्म करके हम दूध में मौजूद बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं। अगर कहीं को फंजाई के स्पोर आ जाए उसको मारना चाहते हैं। इसी तरह कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, कम टेम्परेचर पे चीज को रखते हैं जिससे खाना खराब नहीं होता। तो पता चला कि कम टेम्परेचर में खाना खराब नहीं होता है, तो पता चला कि बैक्टीरिया या इन ऑर्गेनिज्म की वहां पर डेथ हो सकती है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, आजकल हम क्या कर रहे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल उनके पैकेट से हवा को बाहर निकाल के पैक कर रहे हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारा इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहली बात बच्चे है कि इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, मैंने पहले भी बताया, नाइट्रोजन। 78% ऑक्सीजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन प्लांट इस गैस को डायरेक्टली हवा से नहीं ले सकता, उसको लेने के लिए क्या करना पड़ता है, बैक्टीरिया का सहारा लेना पड़ता है। तो मिट्टी में एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, इसकी वजह से, और उसके बाद हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टाक एंड एनाबिनिया। हमारी बुक में नॉस्टाक का स्ट्रक्चर बना है। ये नॉस्टाक एनाबिनिया बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी बुक में लिखा है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बल्कि ये एक बैक्टीरिया है। पहले टाइम में आप इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे,
लेकिन अब हम इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। अब हमें पता चल गया ये रियल में एक बैक्टीरिया ही है। तो ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके प्लांट को देता है और बदले में प्लांट से फूड को लेता है। तो दोनों को यहां पर फायदा हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, नाइट्रोजन प्लांट लेता क्यों है? प्लांट नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, विटामिन बनाएगा। अगर हम प्लांट को खाते हैं तो प्लांट से हमारी बॉडी में भी क्या आ रहा है? प्रोटीन आ रही है, विटामिन आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट्स और एनिमल इस दुनिया में मर जाता है, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें हैं, एसेंशियल चीजें हैं, क्या होगा हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है। ये सारी की सारी चीजें, इन सारी की सारी चीजों में जो जो एलिमेंट्स है, सारे का सारा मिट्टी में चला जाता है। और मिट्टी में जाने के बाद अगर उस मिट्टी के पास कोई प्लांट उग रहा है, उसकी बॉडी के अंदर दोबारा से चला जाता है। तो इस पूरे यूनिट में हमने कौन सी चीज सीखी है? इस पूरे यूनिट में आज हमने सीखा है कि जो दुनिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, ये खतरनाक भी हैं और इनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी हैं। तो ज्यादा हमने देखा कि बैक्टीरिया और फंजाई हमारे लिए फायदेमंद भी हैं, क्योंकि दही को बनाने में किसका रोल था? बैक्टीरिया का। बेकरी को बनाने के लिए किसका रोल था? फंजाई का। अल्कोहल को बनाने के लिए किसका रोल था? फंजाई का रोल था। ठीक है। एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयों को बनाने के लिए किसका रोल था? फंजाई का भी और बैक्टीरिया का। तो ओवरऑल आज हमने इस पूरे यूनिट के अंदर ये सीखा बच्चों कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो आंखों से नजर नहीं आते, उनके बलबूते पे हमने आज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े कारखाने खोल लिए हैं और बड़े पैमाने पे हम फायदा उठा रहे हैं। उनसे हम ऐसी चीजें निकाल रहे हैं जो इंसानों के फायदे के लिए हैं। ठीक है। थैंक यू।